किसान भाई और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव और हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर। ऐसी जानकारियां जो कि आपकी खेती में आपको और भी ज़्यादा सहायक बनकर सामने आए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर दिन एक नए विषय को लेकर आते हैं, नए नए विशेषज्ञों से हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, शून्य जुताई से गेहूं की खेती में होने वाले लाभ। जी हाँ, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार पारा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्ते। सर, जिस तरीके से हम आज जो विषय पे हम बात करने वाले हैं, शून्य जुताई से गेहूं की खेती में होने वाले लाभ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये होता क्या है, यानी कि शून्य जुताई किससे, इससे तात्पर्य क्या है इससे? शून्य जुताई, जैसा कि आज सभी लोग जानते हैं कि गेहूं की फसल में जुताइयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसमें लगने वाली लागत को अपन को किसी भी तरह से कम करना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए शून्य जुताई एक वरदान की तरह साबित है। शून्य जुताई से ही तात्पर्य है जीरो टिलेज का। जीरो टिलेज मतलब किसी भी प्रकार की कोई जुताई नहीं की जाती है इसमें। यह मुख्यतः है रबी सीजन में धान की कटाई के तुरंत बाद सीधी पंक्ति में इसकी बुवाई कर दी जाती है। अच्छा। जिससे सीधी पंक्ति में जुताई करने से जो पिछली फसल यानी धान की फसल के जो अवशेष हैं उसमें जो नमी उपस्थित रहती है, उससे इसके बीज का जो फुटाव जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है और वो जर्मिनेट होके और वो अच्छी उत्पादन की दृष्टि से अच्छे टिलर्स उसके निकलते हैं। बिल्कुल, मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि आप कोई भी जुताई ना करो और सीधे आप बिजाई कर दो, यानी कि बोनी प्रारंभ कर दो। तो ये तो सर बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान भाई जो हैं, जैसे धान की खेती जो करते हैं और धान की खेती करने के बाद में उनका जो गेहूं की बोनी होती है या फिर हमारे रबी सीज़न में जो बोनी हम करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो लागत बहुत लगा देते हैं। जैसे उनकी जब हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद में वो गहरी जुताई करते हैं, फिर रोटोवेटर चलाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीजल में लागत बहुत लगती है और समय बहुत लगता है। तो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना किसी जुताई के वो बोनी कर लेते हैं। सर, इसके और लाभ क्या क्या है, मतलब कैसे और हमें लाभ मिल सकते हैं इससे? जैसे कि किसान भाई जानते हैं कि अगर अपन गेहूं की खेती करते हैं तो कम से कम 3 से 4 जुताइयाँ करते हैं। बिल्कुल। और मुख्यतः एक जुताई का खर्च 800 से 1000 तक प्रति हेक्टेयर आ जाता है जी। जो शून्य जुताई के माध्यम से माध्यम से घटकर प्रति हेक्टेयर अगर अपन देखें तो 8 से 10,000 रुपये किसान के 1 हेक्टेयर में बच सकते हैं जुताई से। जी जी। तो मतलब ये तो मतलब सीधी से मतलब आर्थिक रूप से हमें फ़ायदा हो रहा है इससे जी। और आर्थिक रूप से भी हो रहा है सर। और जैसे अगर हम जल्दी हो रहे हैं तो उसमें और क्या लाभ होगा हमें? शून्य जुताई में अगर विस्तृत दृष्टि से देखा जाए तो शून्य जुताई का जो दरअसल जो लेट जो फसल अपन को बोते हैं, मुख्यतः अपन दिसंबर प्रथम सप्ताह में या नवंबर लास्ट सप्ताह में इसको बोया जाता है। लेकिन शून्य जुताई में धान की फसल की तुरंत कटाई के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उसमें 1-2 दिन में ही उसकी अपन बिजाई कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो जो सामान्य दृष्टि से जो पारंपरिक जुताइयाँ होती हैं उससे 20 दिन पहले अपन बुवाई कर देते हैं, जो कि उस क्रॉप को अपनी लाइफ साइकिल, अपना पूरा समय पकने तक का समय मिलने में बहुत आसानी होती है, जिससे उसमें जो दाने बनते हैं उनमें वजन बनता है और दाने बड़े आकार के होते हैं, जिससे उपज पर सीधा फर्क पड़ता है। इससे उपज 30 से 35% बढ़ जाती है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 6 से 7 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर इसमें वृद्धि हो जाती है। इसका मुख्य कारण जब अपन जीरो टिलेज का उपयोग करके उसमें बिजाई करते हैं तो जो पिछली फसल के जो स्टूबल हैं उनमें जब नमी के कारण जो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होने के कारण उनका विघटन होता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास आदि में कन्वर्ट होकर उसके जड़ को उपलब्ध हो जाते हैं, जो जड़ के माध्यम से सीधे पौधों को प्राप्त होते हैं और पौधों को प्राप्त होने के बाद वो है
ग्रोथ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें देखा जाए तो टिलर्स जो होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं और मजबूत पौधा बनता है। बिल्कुल, मजबूत पौधा बनेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा विकास करेगा, और अच्छा विकास करेगा तो उपज जो है वो हमें ज़्यादा मिलेगी जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। जीरो टिलेज के लाभ जो है वो हमें आर्थिक रूप से भी हैं और कहें उपज के रूप में भी हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आप जो बार कह रहे हैं कि भाई आप सीधे बिजाई कर दीजिए, यानी कि आपकी धान कटी और आपने सीधे बिजाई कर दिया। एक मेरा प्रश्न है सर यहाँ पर, नमी कितनी होना चाहिए, मतलब इसका आंकलन कैसे करें कि नमी पर्याप्त है बुआई के लिए, या फिर नमी ना होने की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इसमें 2 प्रकार की कंडीशन बनती हैं जी। कि एक तो अगर अपन धान की कटाई अगर हार्वेस्टर से कराते हैं तो हार्वेस्टर से कटाई कराने में क्या होता है कि एक साथ सारे खेत को अपन काट सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जो धान के जो स्टूबल होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें नमी पर्याप्त मात्रा में रहती है जी। तो उससे क्या है, अगर उस समय अपन सीधी बिजाई कर देंगे तो दाने का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए पर्याप्त नमी उसमें रहती है। पर्याप्त नमी रहने के लिए उसका अंकुरण पर्याप्त रूप से हो जाता है। लेकिन एक दृष्टि ये भी है कि जब किसान अपने हाथ से कटाई करता है तो बहुत बड़ा एरिया होने के कारण, लेबर कम होने के कारण, जैसे कुछ एरिया आज काट लिया, कटाई कर ली गई उसके द्वारा, कुछ एरिया कुछ दिनों बाद कटाई कर ली गई, कुछ एरिया कुछ दिनों बाद कटाई कर ली। तो इससे क्या होता है कि अच्छी धूप निकलने के कारण जो किसान जो नमी अपने लिए महत्वपूर्ण थी, वो नमी क्या है, सूर्य के प्रकाश और सूर्य की धूप के कारण वो उड़ जाती है। इसीलिए इसका एक दूसरा उपाय भी है अपने पास कि एक हल्की सिंचाई अपन उस खेत में देकर, मतलब उतनी सिंचाई नहीं देना है कि आपके जो ज़्यादा नमी हो जाए और आप लेट हो जाओ। लेट कंडीशन में नहीं करना है अपन को, लेकिन हल्की सी सिंचाई देनी है जिससे क्या है उसमें नमी रहे। स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम समय के लिए कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा उसको गीला नहीं करना है। 1-2 दिन के समय में उसको मैनेज करके आप जुताई कर सकते हैं, उसमें बिजाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आप जो है नमी ऐसे देख लें, अगर ज़्यादा नमी है आप सीधे बिजाई कर दीजिए, अगर कम नमी है तो फिर आप थोड़ी सी हल्की सिंचाई कर दीजिए। अच्छा इस्तेमाल है स्प्रिंकलर का, लेकिन उसको भी आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कम अवधि, जैसे होता है कि 6 घंटे के लिए लगा दिया, कोई सेशन आप बांट लेते हैं तो उसको कम अवधि करके हल्की नमी लगा के आप बो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से चर्चा और भी हम करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बात कर रहे हैं आज शून्य जुताई से होने वाले रबी फसलों में लाभ। जी हाँ, कैसे हमें लाभ होगा इस पे विस्तार से चर्चा हम कर रहे हैं डॉक्टर पवन कुमार पारा जी से, और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं कि कैसे हम कम लागत में हमारी रबी फसल से मुख्यतः गेहूं से हम कैसे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जुताई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसमें होने वाले खर्च ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको कम कर सकें तो हमारा निश्चित रूप से जो आर्थिक लाभ है वो अपने आप ही बन जाएगा। सर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरीके से हमें लाभ होंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम मिट्टी की बात करें
तो जो पोषक तत्व होते हैं क्या इनमें कोई प्रभाव पड़ता है, कम होते हैं, बढ़ते हैं, और कैसे क्या होता है इन सब चीज़ों में? मुख्य दृष्टि से अगर जीरो टिलेज में देखा जाए तो जीरो टिलेज का मतलब ही है कि बिना सॉइल की संरचना को बदले हुए अपन को बुआई करना है। जी। जब सॉइल की संरचना नहीं बदलेगी तो उसमें पोषक तत्वों का स्तर भी नहीं बदलेगा। मुख्यतः पारंपरिक जो जुताइयाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि जब पारंपरिक जुताई अपन करते हैं तो उसमें क्या है, जैसे 3 से 4 बार अपन खेत की जुताई जब करते हैं तो उसमें मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाता है। भुरभुरा बनाने के कारण कभी अपन जैसे इरिगेशन दे देते हैं या सिंचाई कर देते हैं तो किसी जगह ऊंची नीची ढलान होने के कारण वो बह जाती है जी। जो जब वो बहता है तो उसके साथ मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो भी बह जाते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा पर्पज ये होता है कि मान लीजिए आप सिंचाई नहीं दे रहे हैं लेकिन कहीं तेज हवा आंधी आ जाती है या किसी भी दृष्टि से उस खेत में जब आंधी आ जाती है तो भुरभुरी मिट्टी होने के कारण वह धूल में कन्वर्ट होती है, और धूल में जब कन्वर्ट होती है तो जो पोषक तत्व के जो कण हैं वो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं। इसलिए इसमें पोषक तत्वों की कमी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन संरक्षण होता है। लेकिन इसमें पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। लेकिन एक चीज़ होती है जी। जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा। ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा किस तरह से बढ़ जाती है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है हमारा मिट्टी के अंदर किस तरह से बढ़ जाता है, वो मिट्टी में इस तरह से बढ़ता है कि जब पिछली फसल के जो अवशेष होते हैं उन अवशेषों में जैसे धान के अवशेष होते हैं तो वो नमी के कारण उनमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया बढ़ जाती है। जब सूक्ष्म जीवों की क्रिया उनमें बढ़ती है तो उसमें विघटन बढ़ता है। विघटन बढ़ने के कारण NPK जो अपने पोषक तत्व के जो कंटेंट हैं वो उनमें आसानी से रिलीज हो जाते हैं और वो पोषक जो पौधों को वो अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे मृदा की संरचना बदलती है। और इससे क्या है, जल जो ऑर्गेनिक मैटर जब मिट्टी के अंदर बढ़ता है तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि इसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता बढ़ने से क्या होता है, जो पौधों को जो नमी की उपलब्धता होती है वो भी आसानी से जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण वो भी संरक्षित हो जाती है। इसीलिए इस विधि से अपन को सिंचाई देते समय 20 से 25% अन्य जुताइयों की तुलना में कम सिंचाई देनी पड़ती है। अच्छा, मतलब पानी भी कम लगता है। पानी भी कम एक लगता और है। हमारा लाभ हो गया इससे कि पानी कम लगता है। सर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि जैसे आपने कहा कि हमें बहुत सारे लाभ हैं, तो एक यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सवाल याद आया हमारे किसान भाइयों के साथ में कि जब हम सीधी बिजाई करते हैं, अच्छा, निश्चित रूप से किसान भाइयों का जो मकसद होता है गहरी जुताई करने का वो ये होता है कि भाई खरपतवार भी इससे नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अनवांटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें आ जाती हैं, खेत में आ जाती हैं, अनावश्यक खरपतवार जो आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सरसों को देखने को मिलती है हमारे किसान भाइयों में। और भी खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि गेहूँ में आ जाते हैं, तो उनके पास जो रास्ता होता है फिर वो दवा छिड़काव का करते हैं। तो क्या इसमें खरपतवार उगते हैं, नहीं उगते हैं, इस क्या दशा बनती है इसमें? मुख्य दृष्टि से अगर किसानों को आप किसान भली भांति इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पारंपरिक जो जुताई होती है, पारंपरिक जुताई में जैसे किसानों को गलत ढंग से समझाया गया है कि उससे उसकी जुताई करने से जो बीड के सीड होते हैं, जो खरपतवार के बीज होते हैं वो मर जाते हैं और उससे कम खरपतवार उगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पारंपरिक जुताई से गहरी जुताई करते हैं तो जो नीचे की लेयर, जो मिट्टी की नीचे की लेयर होती है उसमें जो खरपतवार के बीज संरक्षित रहते हैं वो जुताई के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं। और जब ऊपर वो आ जाते हैं तो वो मृदा में जब ऊपर आ जाते हैं तो वो प्रकाश के द्वारा एवं मिट्टी में जो उपस्थित मॉइस्चर के द्वारा वो जर्मिनेट होने लगते हैं। मिट्टी में जो खरपतवार हैं, खरपतवार के बीजों का प्रमुख गुण ये होता है कि वो 2 से 3 सेंटीमीटर की जो परत होती है, ऊपरी परत होती है, उसी में वह उगने का काम करते हैं, जो नीचे की परत से जुताई के माध्यम से ऊपर आ जाते हैं। अच्छा। इस कारण से इस विधि में अधिक खरपतवार आ जाते हैं। लेकिन शून्य जुताई से एक प्रमुख फायदा ये है कि इसमें जो आजकल किसानों की प्रमुख समस्या है खरपतवार की, उसमें जैसे आपको अपन गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, फेलरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, अपना गेहूं का मामा होता है। उसके बाद में एविना फेचुआ होता है जिसको अपन इंदर जो बोलते हैं हिंदी में, वो भी खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसके माध्यम से क्या होता है कि ये खरपतवार जो होते हैं
मिट्टी की निचली सतह में पड़े होते हैं। मिट्टी की निचली सतह में पड़े होने के कारण क्या होता है कि जब शून्य जुताई हम इसमें करते हैं तो जो मृदा की संरचना नहीं बदलती है, और मृदा की संरचना न बदलने के कारण जो नीचे पड़े हुए खरपतवार के बीज वो ऊपर नहीं आ पाते हैं और उनको पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर और प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिससे वह जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और किसानों को एक अच्छी सुविधा खरपतवार के ना उगने से खेती के अंदर मिल जाती है इसके द्वारा। निश्चित रूप से एक और लाभ हमें देखने को मिला है कि खरपतवार कम होंगे, और कम होंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ हो गई। सर, एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है, अगर खरपतवार हो गए तो किस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें? एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो खरपतवार जैसे शून्य जुताई से अन्य पारंपरिक जुताइयों की तुलना में देखा जाए तो 50% से भी अधिक कम खरपतवार उगते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारणवश या किसी दृष्टि से अगर उसमें खरपतवार आ भी जाते हैं तो वो मुख्य दृष्टि ये होती है कि खरपतवार किस दृष्टि का है, यदि सकरी पत्ती वाला है या चौड़ी पत्ती वाला है। सकरी पत्ती वाला है तो उसके लिए अलग खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के ही खरपतवार हैं तो एक दवाई आती है जिसको खरपतवार नाशी है, जिसको क्लोरिनाफॉप प्लस मेट सल्फ्यूरान एक दवाई आती है, जिसको 64 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन 1 हेक्टेयर में देते हैं, जिससे किसान के ज़्यादातर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या इस दवाई ये खरपतवार नाशी एक ऐसी दवाई है जिसका उपयोग करने से जो गेहूं के खेत में उगने वाले सारे जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, हमें एक और यहाँ पर सवाल का हल मिल गया है कि अगर खरपतवार हो जाते हैं तो कैसे हमें इसको नियंत्रित करना है या नष्ट करना है। सर, हम लोगों ने खरपतवार की बात कर ली, एक और प्रमुख बात जो है वो है सिंचाई की। शुरुआत प्रारंभिक अवस्था में हमने सिंचाई करके, जिसको पले भावी बोल सकते हैं हम, सिंचाई करके हमने कर ली है, उगा लिया है। अब सिंचाई कैसे करना चाहिए, आगे की फसल की बात करें हम तो? सिंचाई की दृष्टि से अगर फार्मरों को कुछ बताया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि किसानों के पास सिंचाई के साधन किस तरह के उपलब्ध हैं जी, वो उनकी उपलब्धता के आधार पर अपन सिंचाई के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान के पास अगर एक जुताई का साधन, वो एक ही बार वो सिंचाई दे सकता है गेहूं के फसल के अंदर, तो मुझे लगता है वो जो क्राउन, जो नीचे वाली रूट, जब रूट का फॉर्मेशन होता है, जड़ निकलती है, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो नीचे से जब जो क्राउन रूट्स का जो डेवलपमेंट होता है, उस समय अगर किसान भाई इरिगेशन देंगे तो वो उनके लिए पर्याप्त सुविधा दृष्टि से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसान भाई के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है, अगर वो देना चाहता है, तो जो फसल की वृद्धि के अनुसार सर्वप्रथम जो प्रमुख इरिगेशन है बुवाई के 21 दिन के बाद, बुवाई जिस समय आपने बुवाई करी है उसके 21 दिन के बाद अगर आप सिंचाई देना चाहते हैं तो वो क्राउन रूट इनिशिएशन के माध्यम से देते हैं, उस स्टेज पर देते हैं। लेकिन जब क्राउन रूट इनिशिएशन पर जब पानी लग जाता है तो उसके ही 21 दिन बाद, तुरंत 21 दिन बाद आप जॉइंटिंग स्टेज जो होती है, जहाँ से कल्ले जो टिलर्स होते हैं, जो कल्ले गेहूं के खेत में बनते हैं, उस समय वो वहाँ जुड़ाव रहता है, उस समय पर आप उसमें पानी दे सकते हैं दूसरी सिंचाई। लेकिन अगर आपको तीसरी सिंचाई वहाँ पर उपलब्ध करानी है तो वो टिलरिंग, जब पौधों के अंदर जब टिलरिंग हो रही हो तो उस टिलरिंग को जॉइंटिंग के 21 दिन बाद, 21 दिन बाद, जॉइंटिंग के 21 दिन बाद आपको उसमें सिंचाई आपको देना चाहिए। और चौथा, जब इरिगेशन अपन इस गेहूं के अंदर देते हैं तो वो फ्लावरिंग स्टेज में, जब अपनी बाली जब गभोट में उसके अंदर रहती है, उस समय अपन को उसमें देना चाहिए। जब बाली निकलने के लिए तैयार होती है, उस समय हमको उस इरिगेशन को देना चाहिए। लेकिन अंतिम इरिगेशन इतना महत्वपूर्ण है और वो वरदान साबित होता है जब गेहूं की बालियों की बालियों के दानों में जब दूध बनना चालू हो जाता है, जिसको अपन मिल्किंग स्टेज कहते हैं, उस समय अगर खेत में पर्याप्त नमी रहती है तो वो दाने जो बनते हैं वो बोल्ड दानों का आकार लेते हैं और उसमें जो दाने हैं वो वजनदार दाने बनते हैं। दानों में वजन बढ़ने से क्या है, उसका सीधा उपज पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस स्टेज में अगर सिंचाई अपन को नहीं मिल पाती है तो दाने क्या है, कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने के कारण वो हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के कारण उस पर
सिंचाई उस पर उपज पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है उसका। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम बात कर रहे थे। उम्मीद है आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। समय का अभाव है, हम बहुत सारी जानकारियों की बातें और भी करते हैं, लेकिन हम फिर अगले सेगमेंट में जब बात करेंगे तो उस पर हम चर्चा और भी अब बात कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है खबरें खेती का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। देश में रबी बुआई 268 लाख हेक्टेयर पार, धान खरीदी में किसान चुन सकेंगे उपार्जन केंद्र। ई नाम योजना को और सशक्त बनाएं, सरसों में रोगों की रोकथाम, लाल सड़न रोग से बचाएं गन्ना, और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में रबी बुआई 268 लाख हेक्टेयर पार। किसान भाइयों, देश में अब तक 268,82,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 250,76,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। देश में गेहूं बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 101,49,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 88,46,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार गेहूं की बोनी लगभग 13.03 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हो गई है। चालू रबी में तिलहनों का रकबा तेजी से बढ़ा है, वहीं दलहनी फसलों की बुआई भी गत वर्ष की तुलना में कम हुई है। रबी में 633.80 लाख हेक्टेयर फसलों का सामान्य क्षेत्र है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बुआई के फसलवार आंकड़ों के अनुसार 18 नवंबर तक 101.49 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो गई है, जबकि सामान्य क्षेत्र 304.47 लाख हेक्टेयर है। किसान भाइयों, अगली खबर आपको बता दें, धान खरीदी में किसान चुन सकेंगे उपार्जन केंद्र। मध्य प्रदेश द्वारा खरीफ 2022-23 उपार्जन में नया प्रावधान कर अब किसान को अपने अनाज के उपार्जन के लिए स्वयं अपनी पसंद एवं सुविधा के अनुसार उपार्जन केंद्र का चुनाव करने की सुविधा दी है। किसान को उसकी उपज मूल्य का भुगतान PFMS से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। खरीफ उपार्जन 2022-23 की नीतियों में किसानों के हित एवं सुविधा को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं। अब वृद्ध एवं असक्षम कृषक की खरीदी नॉमिनी के माध्यम से भी की जा सकेगी। प्रत्येक उपार्जन केंद्र पर बायोमेट्रिक डिवाइसेस अनिवार्य रूप से लगाई जाएंगी। उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी देयक जारी किए जाएंगे। सत्यापन की व्यवस्था OTP या बायोमेट्रिक डिवाइस से की जाएगी। गोदाम स्तरीय केंद्र पर संस्थाओं द्वारा उपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। उपार्जन अवधि धान के लिए 28 नवंबर से 16 जनवरी 2023 तक और ज्वार बाजरा के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 2022 तक किया जाएगा। धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ज्वार हाइब्रिड 2970 तथा बाजरा 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगली खबर किसान भाइयों, सरसों में रोगों की रोकथाम है। आइए आपको बता दें, रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों अपनी बढ़वार अवस्था में है। इस समय फसल में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन बेहतर मिलेगा। सरसों में प्रमुख रूप से काले धब्बे वाले रोग, सफेद रतुआ, डाउनी मिड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफेद रतुआ या डाउनी मिड्यू रोग दिखते ही डाइथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़कें। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद 22 टीन के 0.1% घोल का छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। यह उपाय करने पर फसल तो सुरक्षित रखा जा सकता है। अगली खबर, लाल सड़न रोग से बचाए गन्ने को। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रित करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोगरोधी जातियां जैसे को 87025, को जवाहर 86600, को 94012 तथा को 91010 लगाएं। बोनी के पूर्व तथा गडेरियों को गर्म हवा से उपचारित करें। फफूंद जनित रोग रहित खेत का गन्ना लगाने के लिए चयन करें। गडेरियों का उपचार करने के पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखें। जड़ी फसल में पूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिए।
पत्तियों में रोग के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत तोड़कर नष्ट कर दें। साथ ही जड़ी के बाद तीसरी फसल नहीं लें। तो फिलहाल खबरें खेती में इतना ही। देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जानकारियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। आज हम बात कर रहे थे शून्य जुताई से होने वाले रबी फसल में लाभ, और बहुत ही मुख्य बिंदु पे हमने बात की। और अब बस यही कहेंगे अंतिम में कि आप लोग ऐसी जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और खेती में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।